हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और नया टॉपिक राइबोसोम्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस है वो इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें तो राइबोसोम ये सेल के अंदर एक किस्म के स्ट्रक्चर कहें या किस्म के ऑर्गेनेल हैं जो हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। ठीक है कि बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन बन रहा होता है उस प्रोटीन को बनाने के लिए एक किस्म के स्ट्रक्चर हैं जो इनसाइड द सेल मौजूद होते हैं और इनका नाम होता है राइबोसोम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये किस्म का सेल है कोई, ठीक है, और इस सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस वगैरह सारी चीज़ें वो मैंने नहीं बनाई है, सिर्फ इसमें समझ लें ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए छोटे छोटे दाने हैं। ठीक है, आप इनको राइबोसोम का नाम दे सकते हैं। दूसरा, ये आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, और ख़ास करके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके ऊपर भी ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये सेल के अंदर या तो फ्री मौजूद होते हैं या तो इस तरह पड़े हुए किसी और के साथ अटैच नहीं मिलेंगे, या ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या मिलेंगे, अटैच्ड मिलेंगे। और ये सेल के अंदर क्या करते हैं, चाहे फ्री हो चाहे अटैच हो, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम एक किस्म के स्ट्रक्चर हैं जो आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन दोनों का ही काम यहाँ पर क्या है, चाहे यूकैरियोटिक में हो चाहे प्रोकैरियोटिक में हो, ये काम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल के अंदर इसको एक कंसीडर किया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है तो प्रोटीन फैक्ट्रीज का भी नाम दे रहे होते हैं। तो राइबोसोम एक किस्म के स्ट्रक्चर हैं इनसाइड द सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मौजूद होते हैं। और सेल के अंदर या बॉडी हमारी जितनी भी प्रोटीन की बनी हुई है, चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, हर जानदार के अंदर आपको प्रोटीन बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है राइबोसोम। यह हर जानदार के सेल में मौजूद होगा, लेकिन हमारी बॉडी में खास करके जो मैमलियन सेल है, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर ये राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास राइबोसोम की अगर हम बात करें बना हुआ किसका है, इसकी कंपोजिशन, तो राइबोसोम जो है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन का भी नाम देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब पूरा इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर कंपोजिशन में इसके अंदर आरएनए भी मौजूद होता है, प्लस ये प्रोटीन भी इनके अंदर मौजूद होता है। इसी की बुनियाद पर हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का भी नाम देते हैं। तो राइबोसोम बना हुआ किसका है, कंपोजिशन आ जाए तो आरएनए का और प्रोटीन का बना हुआ है। तो इसके अंदर आरएनए आपको खास करके 40% इसके अंदर आपको आरएनए मिलेगा और 60% आपको प्रोटीन मिलेगा। कुछ बुक में सेम कंसंट्रेशन लिखी गई है कि 50% आरएनए है और 50% प्रोटीन है, तो बुक के हिसाब से अलग अलग इनकी कंपोजिशन है, लेकिन ज़्यादातर आरएनए 40% इसमें मिलेगा आपको और प्रोटीन इसमें कितना मिलेगा आपको, 60%। तो ये राइबोसोम एक किस्म का स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, जो प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, ये कंपोजिशन में इसका नाम दूसरा है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का भी नाम दे रहे हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, इस वजह से राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको क्या कहा जाता है कॉमनली वर्ड के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम इनको दिया गया है। अब आ जाए हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा था कि अटैचमेंट, तो राइबोसोम हमारे पास जो है सॉरी यहाँ पर हाँ एग्जिस्टेंस की बात, अटैचमेंट की बाद में करते पहले, ये जो राइबोसोम आपको एग्जिस्टेंस मिलेगा ये सेल के अंदर या तो आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब मौजूद होते हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म में या तो ये फ्री होते हैं या तो ये किसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है। और अटैच मिलेंगे तो आपको यूकैरियोटिक में किसके साथ अटैच मिलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये आपको अटैच्ड मिलेंगे। तो
प्रोकैरियोटिक में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, तो वहां पर ये आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ आपको जो राइबोसोम है वो फ्री नजर आएंगे सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोटिक में आपको फ्री भी नजर आएंगे और कुछ अटैच भी नजर आएंगे, और अटैच जो होंगे खास करके वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नजर आएंगे। क्लोरोप्लास्ट के पास भी मौजूद होता है राइबोसोम, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी उनके पास अटैच्ड मौजूद होते हैं। ये इनका आगे हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, ये राइबोसोम बनते कहां पर है, मतलब कि राइबोसोम सेल के अंदर कौन सी जगह, राइबोसोम को बनाता कौन है। तो याद रखिएगा, राइबोसोम को बनाने के लिए यूकैरियोटिक में इनसाइड द न्यूक्लियस एक किस्म की बॉडी होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलियस। तो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी होती है, जैसे कि ये आपके पास सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्पेरिकल बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी का नाम होता है न्यूक्लियोलियस। तो राइबोसोम को बनाने का जो काम होता है वो कौन करता है, न्यूक्लियोलियस। मतलब न्यूक्लियोलियस राइबोसोम को बनाता है, और राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इनकेस अगर, ये तो मैंने यूकैरियोटिक का बताया है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में वो जो राइबोसोम बनता है वो कहाँ पर बनता है, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में ही बनता है। और इनके अंदर कहाँ बनता है, यूकैरियोटिक में याद रखिएगा वो कहाँ पर बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। और न्यूक्लियस में बनने के बाद ये राइबोसोम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम में डिफरेंस क्या है। इनका जो डिफरेंस होता है वो इनके अंदर डेंसिटी की बुनियाद पर, प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम है ये आपको साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक के राइबोसोम जो आपको मिलेंगे वो आपको फ्री भी मिलेंगे और अटैच्ड भी मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो है प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो कहाँ पर बनता है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है। और इनका कहाँ पर बनता है, यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो कहाँ पर बनता है, वो न्यूक्लियस में बनता है। दूसरा, इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं उनको कहा जाता है 70S राइबोसोम, और यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम है उनको कहा जाता है 80S। तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम की बात करें तो ये लार्जर होते हैं और ये स्मॉलर होते हैं, ठीक है। अब ये S क्या है इसका मैं तो बताता हूँ। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें भी 2 यूनिट है, मतलब राइबोसोम एक छोटा यूनिट है और दूसरा बड़ा यूनिट से मिलकर बना हुआ है। यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर देखें, ठीक है। ये वैसे होते तो 70S के हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा यूनिट होता है, और बड़ा यूनिट जो होता है वो उसका नाम होता है 50S, प्लस दूसरा जो छोटा यूनिट होता है उसका 30S कहा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ जाए 80S। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में उसको क्या कहेंगे, 80S का नाम दे रहे हैं। अब इनमें एक यूनिट जो होता है वो 60S का होता है, ठीक है, और ये बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट होता है, और इसके साथ छोटा यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है, 40S का होता है। अब हमारे पास, अब आप कहेंगे भाई 50 और 30 मिलकर तो 80 हो रहे हैं, यहाँ पर सर ने तो 70 लिखा है। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ बेटा ये मैथ नहीं है, ये बायोलॉजी है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैथ के हिसाब से अलग हैं। सबसे पहले मैं आपको ये S का राज बताऊँ, S क्या चीज़ है। यहाँ पर जो S है वो कंसीडर किया जाता है, सेवेडबर्ग यूनिट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सेवेडबर्ग यूनिट कंसीडर किया जाता है, या सेडिमेंटेशन यूनिट भी कंसीडर किया जाता है, सेडिमेंटेशन यूनिट। अब ये क्या है, देखिए हमारे पास एक किस्म का प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। और सेडिमेंटेशन में एक और प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब को रखा गया है, इस ट्यूब में सेल के सारे ऑर्गेनेल को पुट कर देते हैं, और वो सारे ऑर्गेनेल अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। जो ज़्यादा भारी होगा, मतलब जो वो हेवियर ज़्यादा होगा वो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, और जो उससे थोड़ा लाइटर होगा वो इसके ऊपर होगा, और वो उससे लाइटर होगा वो उससे ऊपर मौजूद होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये S का मतलब है कि सेवेडबर्ग यूनिट।
अब क्या हुआ कि एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो थी उसके अंदर ये किस्म की बोतल थी, बोतल ऐड की गई और उसमें एक राइबोसोम जो था प्रोकैरियोटिक का जब इसमें ऐड किया गया तो उसको जब 70 की स्पीड पर, ये एस जो है ना सेवेडबर्ग यूनिट है, तो ये सेडिमेंटेशन रेट बता रहा है कि 70 एस का मतलब है सेडिमेंटेशन रेट। 70 के बार मतलब कि किस्म का प्रोसेस, इसके अंदर मशीन बार बार राउंड सर्कुलेट करती है, घूमती है, ठीक है, एक एक्सिस होता है उसके बार बार उसके अंदर स्पीड से घूमती है। तो ये 70 एस का मतलब है सेवेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट। जो एस बता रहा है ना कि सेडिमेंटेशन 70 के रेट के ऊपर प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम थे वो कहां पर आकर बैठ गए, डाउनवर्ड आकर बैठ गए, नीचे सेडिमेंटेट हो गए। मतलब कि ये डाउनवर्ड बोतल थी, बोतल के अंदर यहां पर ये आ गए, नीचे आकर बैठ गए, ठीक है। तो अब इनका नाम हो गया 70S। 70S की जो रेट था, सेडिमेंटेशन रेट 70S रेट बता रहा है, ठीक है, वो यहां पर आकर डाउनवर्ड आकर बैठ गए, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम का नाम रख दिया गया 70S कहा जा रहा है। फिर यूकैरियोटिक में जब चेक किया गया तो जब यूकैरियोटिक के राइबोसोम को पुट किया गया तो उनको जब सर्कुलेट करवाया गया तो वो 80S की स्पीड पर था। किसकी स्पीड पर था? 80S। एस का मतलब सेडिमेंटेशन रेट, तो 80S के सेडिमेंटेशन रेट पर था, तब जाकर उनके राइबोसोम नीचे डाउनवर्ड बैठ गए, तो उनका नाम हो गया 80S। लेकिन भाई 50 और 30 तो मिलकर 80 हो रहे हैं, यहां पर 70 कैसे हो गए? ये है कि राइबोसोम के दो टुकड़े अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रोटीन बनना होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, जब भी प्रोटीन बनेगा तो ये एक बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट, जैसे प्रोकैरियोटिक का बड़ा यूनिट 50S का है और छोटा यूनिट का कौन सा है? 30S का। तो प्रोटीन बनने के दौरान ये दोनों यूनिट आपस में मिल जाते हैं और मिलाने के लिए, अटैचमेंट के लिए काम कौन करता है? मैग्नीशियम जो है ये यहां पर काम करता है इन दो टुकड़ों को मिलाने का। जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये दो टुकड़े आपस में मिल जाएंगे, फिर जब मैग्नीशियम रिड्यूस हो जाएगा दो टुकड़े अलग हो जाएंगे। तो प्रोटीन बनाने के बाद, पहले जब बनेगा, प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा तो दो टुकड़े आपस में मिल जाएंगे, लेकिन जब प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन बनने का प्रोसेस खत्म, दो टुकड़े क्या हो जाएंगे? खुद को अलग कर देते हैं। अब हमारे पास ये, जब हमने सेम इसके अंदर भी किया कि प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम जो था 50S का बड़ा जो यूनिट था, उसको हमने जब बोतल में पुट किया तो वो 50S के या 50S सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर वो डाउनवर्ड नीचे सेटल डाउन हो गया, तो उसका हो गया भाई 50S। लेकिन जो स्पीड, दूसरा जो छोटा यूनिट था वो 30 की स्पीड पर क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया नीचे 30 की स्पीड पर, तो उसका नाम हो गया 30S। तो एस जो है ये यूनिट शो कर रहा है, सेवेडबर्ग यूनिट कह रहे हैं या सेडिमेंटेशन यूनिट। तो ये सेवेडबर्ग सेडिमेंटेशन रेट बताता है कि 70S जो है रेट के ऊपर कि प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम नीचे डाउनवर्ड सेटल डाउन हो जाते थे, ठीक है, हो जाते हैं, जिसकी वजह से 70S। और प्रोकैरियोटिक के 80S या 80S के सेडिमेंटेशन रेट पर डाउनवर्ड नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस होता है जिसकी बुनियाद पर इसका नाम रखा गया 80S। तो जब ये दोनों टुकड़े मिलाकर पुट किया गया तो भाई ये 70S हो गया, लेकिन अलग किया गया तो ये 50S के रेट पर बैठ रहा था और ये 30S के रेट के ऊपर नीचे बॉटम पर ये बैठ रहा था, लेकिन दोनों को कंबाइन करके क्या हो रहे थे? 70S। इसी तरह यूकैरियोटिक में 80S बना रहे थे, 60S बड़ा यूनिट है और 40S छोटा यूनिट है। जब अलग अलग करके देखा गया तो भाई ये 60S के नीचे सेटल डाउन हो रहा था और ये 40S के स्पीड पर ये सेटल डाउन हो रहा था, लेकिन जब दोनों को मिलाया गया तो ये 80S के ऊपर सेटल डाउन हो गए। तो इसी वजह से इनको कहा जा रहा है 80S और 70S। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब हमारे पास जब राइबोसोम जो बनता है बॉडी के अंदर, वो हमेशा डीएनए है, एक मैसेज लेकर आता है, डीएनए के पास एक मैसेज होता है, समझ लें ये डीएनए है, और डीएनए अपना मैसेज दे देता है किसको? एक किस्म का एमआरएनए बनाता है, समझ लीजिए एमआरएनए बन गया। किसने बनाया है? डीएनए ने बनाया है, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये एमआरएनए जाएगा कहाँ पर? समझ लें कि यहाँ पर राइबोसोम मौजूद है, ठीक है, समझ लें ये 60S का है, और फिर इसके साथ एक और छोटा यूनिट इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर देखें, ठीक है, और ये 40S का है। और अब जो एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए इसके साथ क्या करेगा? यहाँ से ऐड होगा, और जो एमआरएनए ऐड होगा ये एमआरएनए का 3 एंड होगा, और ये एमआरएनए का कौन सा एंड होगा? 5 एंड होगा। तो 5 एंड जो है वो राइबोसोम के साथ अटैच होगा,
और ये राइबोसोम अटैच होने के बाद जो मैसेज डीएनए से आया कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये राइबोसोम यहाँ से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते जाएंगे। अभी आपके पास प्रोटीन बन रहा है, वो बना कौन रहा है? राइबोसोम। तो इसको बनाने के लिए, राइबोसोम को बनाने के लिए जो मैसेज दिया वो किसने दिया? एमआरएनए। एमआरएनए को किसने बताया कि आपको प्रोटीन कौन सा बनाना है? वो डीएनए ने। तो ये जो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कह रहे होते हैं, और जो एमआरएनए से राइबोसोम के ऊपर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? ट्रांसलेशन का नाम दे रहे हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। उसके बाद देखिए पॉलीसोम्स क्या है। पॉलीसोम का मतलब है, देखें ये आपके पास एक एमआरएनए है, एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम मौजूद है। तो एक आरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम मौजूद होते हैं तो उसको नाम क्या दिया जाता है? पॉलीसोम का नाम दिया जाए। मतलब बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए के साथ यूनिट में मौजूद है तो उसको नाम क्या देंगे? पॉलीसोम का नाम देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। ये थोड़ा मैंने सिर्फ सिंपल करके समझाया, नहीं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो इसको सिर्फ आपको अपने लेवल के हिसाब से याद रखना है कि 80s और 70s में क्या फ़र्क है। थैंक यू सो मच।